लास्ट वीडियो में जहाँ पे मैंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और वहाँ पे कई लोगों ने कमेंट किया था कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो फाइनली आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आई गारंटी यू ये वीडियो देखने के बाद आपको रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। हम रिसर्च प्रपोजल के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन आप एंड तक बने रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि हम एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड सारी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। रिसर्च प्रपोजल बेसिकली एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें हम बताते हैं कि हम किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, हम क्यों उस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं और हम उस टॉपिक पर रिसर्च कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये इन 3 चीज़ों का जवाब देता है कि हम किस बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और फिर हम उसको रिसर्च को कैसे कंडक्ट करेंगे। तो बेसिकली है क्या रिसर्च प्रपोजल? हमारी पूरी रिसर्च का एक आउटलाइन है, एक रोड मैप है जो हमको बताएगा कि हमको किस दिशा में जाना है और पूरा हमें ओवरव्यू देगा कि हमारी रिसर्च आखिर क्या होने वाली है। तो हम पहले एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि हमारा जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो बेसिकली क्या क्या उसमें पॉइंट्स होने चाहिए। तो एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है टाइटल ऑफ द रिसर्च, उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन और उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, या आप यहाँ पे रैशनल ऑफ द स्टडी भी लिख सकते हैं। वो हम अभी जानेंगे कि उसमें आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ हम समझेंगे। उसके बाद आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बाद आता है रिसर्च गैप, देन यू टॉक अबाउट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, देन उसके बाद आता है रिसर्च क्वेश्चंस, फिर हम रिसर्च की मेथोडोलॉजी लिखते हैं कि हमारी क्या मेथोडोलॉजी होने वाली है, उसके बाद स्कोप ऑफ द स्टडी क्या होने वाला है, उसके बाद का टेंटेटिव चैप्टराइजेशन और लास्ट में आपके रेफरेंसेस आते हैं। तो ये पूरा एक आउटलाइन है, ठीक है। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं, इसी सीक्वेंस में आपको अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है, यही फॉर्मेट में बनाना है। बाकी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उनका भी एक फॉर्मेट होगा, तो आप उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हो सकता है वो पहले हों, कुछ बाद में हो, बाकी सेम आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो हमने प्रॉपर एक ब्रॉड आउटलाइन समझ लिया। अगर पेज लेंथ की बात करें तो मिनिमम 10 पेजेस और मैक्सिमम 15 पेजेस आप रख सकते हैं। तो 10 to 15 के बीच में आप अपना रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है। टॉपिक कैसे चूज़ करें इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और अभी भी इस वीडियो में मैं अपना रिसर्च प्रपोजल भी आपको दिखाऊंगी और पूरा आउटलाइन जो भी मैंने बताया है अपने रिसर्च प्रपोजल को दिखाती हूँ मैं, वो आपको समझाने वाली हूँ। तो आप बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल आपका क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और आपकी स्टडी को बताए, ठीक है, प्रॉपर आपका बताए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। क्लियर होना चाहिए आपका टाइटल, कंसाइज होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबा टाइटल आपने ले लिया है कि 1 मिनट आपको टाइटल बोलने में ही लग रहा है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत छोटा सा टाइटल है जो बता ही नहीं पा रहा है कि अगर है क्या आपकी स्टडी में। तो आपका टाइटल अगर वर्ड्स की मैं बात करूँ तो 1 और 2 लाइन के अंदर आपका होना चाहिए और लेस देन 20 वर्ड्स में आपका जो है टाइटल होना चाहिए। दूसरा, अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे जो कि है इंट्रोडक्शन। रिसर्च प्रपोजल का सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं अपने पूरे टॉपिक का, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर श्री अरविंद घोष के पॉलिटिकल थॉट पे काम करना चाहती हूँ तो मैं उनके पॉलिटिकल थॉट के पहले मैं श्री अरविंद घोष के बारे में बताऊंगी, ठीक है। अरविंदो के बारे में मैं उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे उनकी एजुकेशन कहाँ पे हुई, उन्होंने क्या क्या वर्क्स लिखे, उन्होंने क्या क्या काम किया। तो मैं उनके बैकग्राउंड के बारे में बता रही हूँ। तो जो भी आपका टॉपिक है, जिस भी टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं, जो भी आप रिसर्च के लिए आपने चूज़ किया है, तो उसका आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना है, उसका एक बैकग्राउंड आपको बताना है। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा रैशनल ऑफ द स्टडी, जहाँ पे हम बताएंगे कि हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दिस स्टडी। तो जैसे अगर मैं अपनी ही टॉपिक पे हम बात करें, क्योंकि हम एक उदाहरण लेके चल रहे हैं, तो मैंने बताया है कि मैं इस टॉपिक पे इसलिए काम करना चाहती हूँ कि अरविंद घोष के पॉलिटिकल व्यूज़ को काफ़ी मिसअंडरस्टूड किया गया है, ओवरलुक किया गया है और उन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि देना चाहिए। और उनके जो व्यूज़ हैं अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में, अभी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो उनकी उस रेलिवेंसी को मैं देखना चाहती हूँ और उनके पॉलिटिकल व्यूज़ पे जो है काम करना चाहती हूँ, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली बता दिया कि ये मेरा पर्पज़ है इस रिसर्च को करने का। तो पर्पज़ यहाँ पे पता चल गया कि पर्पज़ क्या है। पर्पज़ ये है कि उनके पॉलिटिकल व्यूज़ को मैं समझूंगी, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। उनको एज अ फिलोसोफर, एज अ स्पिरिचुअलिस्ट काफ़ी समझा गया है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल थिंकर उनके बारे में कम बात हुई है। तो ये मेरा पर्पज़ हो गया, इसीलिए मैं इस पर काम करना चाहती हूँ, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पर पता चल गया। तो रैशनल ऑफ द स्टडी में आपको बताना है कि आप ये रिसर्च का आपका पर्पज़ क्या है, वाई आर यू डूइंग दिस रिसर्च। अब इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है हमारी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। सबसे ज़्यादा टफ जो है और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी कह सकते हैं, और आपके पूरे रिसर्च प्रपोजल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो यही होता है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। अब इसमें आपको क्या करना है, बहुत बेसिक तरीके से समझ लेते हैं। कुल मिला के आपने एक रिसर्च टॉपिक जो है चूज़ किया है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पेपर्स पढ़ने हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 1-2 बुक पढ़ना है, ठीक है।
अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल स्कॉलर को खोलना है। गूगल स्कॉलर पे जाके आपको अपना टाइटल डालना है। टाइटल डाल के आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो हैं आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आपको वो पेपर्स वहाँ से डाउनलोड करने हैं और वो पेपर्स को पढ़ना है। जो भी रेलिवेंट टॉपिक पेपर्स हैं, जो भी रेलिवेंट पेपर्स हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, उनको आपको डाउनलोड कर लेना है और एक एक करके उनको पढ़ लेना है। तो जैसे आप एक पेपर पढ़ेंगे, वो पेपर पढ़ने के बाद आपको उस पेपर की समरी लिखनी है। ठीक है, समरी समझते हैं, जैसे पूरे उसका निचोड़ लिखना है कि वो जो पूरा पेपर है उसमें क्या बताया गया है, उसका एक निचोड़ आपको लिखना है। वो आप अपने वर्ड्स में लिखिए। ठीक है, आपने एक पेपर पढ़ा, अब उस पूरे पेपर का समरी आप अपने वर्ड्स में लिख लीजिए। अपने वर्ड्स में उसका समरी लिखने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी AI टूल पे जाना है और आप डालेंगे गूगल पे रिफ्रेज पैराग्राफ करके। तो रिफ्रेज करने के लिए बहुत सारे उसमें टूल्स खुल जाएंगे। तो वहाँ पे आप अपना जो भी आपने समरी लिखा है उसको आप पेस्ट करिए और उसको रिफ्रेज कराइए। रिफ्रेज करा लीजिए आप उसको एकेडमिक लैंग्वेज में, यानी कि थोड़ा फॉर्मल लगे, थोड़ा एकेडमिक लगे, ऐसा भी ना लगे कि बहुत अच्छे से नहीं लिखा गया है। तो आपने लिखा अपने वर्ड्स में, आपने पेपर पढ़ा, उसको समझा, उसकी समरी लिख ली अपने वर्ड्स में, और वो वर्ड्स में लिखने के बाद आप उसको रिफ्रेश करा लीजिए। तो बहुत अच्छी लैंग्वेज में आपको उस पेपर का जो है आपका समरी तैयार हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको 6 से 7 जो है आराम से पेपर्स पढ़ने हैं, उनका छोटा छोटा समरी लिख लेना है और वो समरी लिख के आपको जो है उस रिफ्रेश कर लेना है ताकि उसको एक अच्छी एकेडमिक लैंग्वेज मिल सके। इतना काम हो गया। अब आप यहाँ ये पेजेस की बात करें तो कम से कम जो आपका रिव्यू ऑफ द लिटरेचर है उसके आपके 3 से 4 पेजेस आपके होने चाहिए। 3 से 4 पेज में, क्योंकि यही मेन हिस्सा है, यही मेन पार्ट है। क्वेश्चंस भी यहीं से पूछे जाते हैं काफ़ी सारे PhD के इंटरव्यूज़ में, और इसी को पढ़ा भी जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से करिए। अब यहाँ पर 2 तरीके से ये जो है रिव्यू हो सकता है। इसके 2 तरीके हैं रिव्यू को लिखने के। ठीक है, करेंगे आप उसी तरीके से। 2 तरीके हैं। एक तो होता है थीमेटिक रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, जहाँ पे आप थीम बना के लिखते हैं, और एक होता है जनरल। अब दोनों को समझ लेते हैं। अभी जो फिलहाल ट्रेंड चल रहा है बेसिकली उसमें थीमेटिक वाला जो ज़्यादा जो है करते हैं लोग। अभी दोनों को ही समझ लेते हैं। एक तो बेसिक जो तरीका जो है वो यही है कि आपने कोई पेपर पढ़ा, उसकी समरी लिखी, जो है पूरा समराइज़ किया, उसको रिफ्रेश करके आपने लिख दिया। ऊपर लिखा कि ये पेपर है, उसका एक रेफरेंस दिया, और फिर नीचे उसके बारे में लिख दिया कि दिस पेपर इंक्लूड्स दिस एंड दैट। तो पूरा आपने लिखा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आप थीम बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने ही टॉपिक पे लेके चलते हैं। मैंने बात की पॉलिटिकल थॉट ऑफ श्री अरविंद घोष। अब उन्होंने कई सारी चीज़ों पे अपने व्यूज़ दिए हैं। नेशनलिज्म पे उन्होंने व्यू दिए हैं, बॉयकॉट पे उन्होंने, पैसिव रेजिस्टेंस पे, लोकल गवर्नेंस पे। तो अब मैं क्या करूँगी कि थीम आइडेंटिफाई कर लूँगी कि सबसे पहले मैं नेशनलिज्म, फॉर एग्जांपल उनके व्यूज़ में नेशनलिज्म पे पढ़ रही हूँ, तो जो भी पेपर मैंने नेशनलिज्म पे ऊपर पढ़े हैं, सबसे पहले मैं ऊपर टाइटल डालूंगी नेशनलिज्म, इज व्यूज़ ऑन नेशनलिज्म, और फिर नेशनलिज्म से रिलेटेड जो भी पेपर मैंने पढ़े हैं उनके, उन पेपर का समरी मैं नीचे लिखूंगी। 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3, या 1 है तो 1 भी। ठीक है, वहाँ मैं लिख दूंगी। फिर अगली थीम मैं बनाऊंगी कि अरबिंदोज व्यूज़ ऑन नेशनल एजुकेशन, तो फिर उनके नेशनल एजुकेशन पे जो भी 2-3 पेपर पढ़े हैं वो। तो ये तो थीम का हो गया। तो मैंने थीम बना लिया और थीम के अंदर मैंने जो है पेपर जो पढ़े उनको लिख दिया। तो ये 2 तरीके हैं, और आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो हमने पूरा समझ लिया कि आपको गूगल स्कॉलर पे जाना है, 6-7 पेपर डाउनलोड करने हैं, उनको पढ़ना है, फिर अपने वर्ड्स में उनकी समरी लिखनी है, AI टूल पे जाके रिफ्रेश करा लेना है, और दैट्स इट, हो गया आपका लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, 4-5 पेज से हमें ज़्यादा नहीं करना है, उतना ही हमें लिटरेचर रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आता है, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। वो है रिसर्च गैप। अब यहाँ पे आप, क्योंकि आपने जो भी अब ऊपर लिटरेचर पढ़ा है, अब उस लिटरेचर के बेसिस पे ही आपने गैप आइडेंटिफाई किया है, तो अब आप लास्ट में एक हेडिंग बना के डाल देंगे रिसर्च गैप, कि जो भी आपने ऊपर पेपर्स पढ़े हैं, इन पेपर्स में ये सब बताया गया है, लेकिन इस समय ये नहीं बताया गया है जिसके आप ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, और इसीलिए आप ये रिसर्च कर रहे हैं। वैसे हमने ये जो बात है, थोड़ा सा ओवरव्यू हमने इंट्रोडक्शन में दे दिया था इसका, और थोड़ा सा ओवरव्यू हमने रैशनल ऑफ द स्टडी, जहाँ पे लिखा है, जहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम क्यों ये रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पे हमने बता दिया था। लेकिन थोड़ा सा और हम इसको अगर यहाँ एक हेडिंग डाल के अच्छे से लिख देंगे तो वो अच्छा हमारा रिसर्च प्रपोजल उससे बनेगा। तो हमने क्योंकि पूरा लिटरेचर रिव्यू किया है, अब जो पूरा लिटरेचर रिव्यू किया है उसमें जो भी गैप्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो हमने कोई 4-5-6-7 पेपर पढ़े, तो उसमें हमने गैप आइडेंटिफाई किए कि इन सब पेपर में इस टॉपिक के बारे में ये सारी बातें तो हुई हैं, लेकिन ये चीज़ इंक्लूड नहीं की गई है, और इसी चीज़ पे मैं काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो वो जो है आपको अब यहाँ पे रिसर्च गैप हेडिंग डाल के आपको उसमें वो चीज़ बतानी है। ठीक है, इतना आपके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा। बाकी अगर आपको फिर भी इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब इसके बाद आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हमें कैसे लिखने हैं। टू एनालाइज, टू स्टडी, टू एस्टैब्लिश, टू आइडेंटिफाई, इस तरीके से हमको शुरुआत करनी है। फॉर एग्जांपल
to analyze the key elements of Arvind's political thought and have a proper understanding of his ideas of politics. To examine the influence of Arvind's political thought on the Indian independence movement. To explore the resonance and applicability of Arvind's political thought. तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आप बता रहे हैं कि आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं कि पर्पज़ ये है। तो आपको 3 से 4 या 5 आप ऑब्जेक्टिव्स मैक्सिमम लिख सकते हैं, और आप ध्यान रखें कि उसमें ऐसे ही वर्ड्स का आपको यूज़ करना है। टू एक्सप्लोर, टू आइडेंटिफाई, टू एनालाइज, कि जो आप स्टडी कर रहे हैं वो इस काम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हो गए। 1 बाय 1 आपको 3-4 जो है अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई कर देने हैं, लिख देने हैं। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बाद आते हैं आपके रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चन में आपको अब यही चीज़ है क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, what are the fundamental principles of Sri Aurobindo's political thought? How does Aurobindo integrate spirituality into political philosophy? What is Aurobindo's concept of Asiatic democracy? तो देखा आपने कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट में, जिनका अभी आपने ऑब्जेक्टिव में नॉर्मल लिखा था कि आप क्यों ये रिसर्च कर रहे हैं, टू एनालाइज, टू एक्सप्लोर, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिखना है कि आप ये क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें फाइंड आउट करोगे और क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर आपको इस रिसर्च के अंदर मिलने वाले हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, सेकंड इम्पॉर्टेंट हम इसको बोल सकते हैं, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, दैट इज़ द रिसर्च मैथोडोलॉजी। रिसर्च मैथोडोलॉजी में आपको क्या क्या बताना है, बेसिकली इसमें आपको बताना है कि आपकी रिसर्च किस तरीके की होगी। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि कई टाइप होते हैं रिसर्च के, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल, और भी कई तरीके की रिसर्च हो सकती है। तो इसमें आप सबसे पहले बताएंगे कि आपकी रिसर्च जो है क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, एक्सपेरिमेंटल है, किस तरीके की है, और उसके अंदर आप कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे मेरा ही जो मैंने अभी बताया, जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि पॉलिटिकल थॉट ऑफ श्री अरविंद घोष, तो उसमें जो डेटा मैं कलेक्ट करूंगी वो डेटा किस तरीके का होगा और वो मैं कैसे कलेक्ट करूंगी। फॉर एग्जांपल, मैं उसमें प्राइमरी डेटा भी कलेक्ट करूंगी। प्राइमरी सोर्सेज वो होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं, यानी कि वो कहीं से रेफर करके नहीं लिखे गए हैं, जो ओरिजिनल राइटिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं श्री अरविंद घोष की ओरिजिनल राइटिंग्स को रेफर कर रही हूँ तो वो प्राइमरी सोर्स में आएगा। उनके लेटर्स हैं या उन्होंने कोई स्पीच दिया है उसका रिकॉर्डिंग मैं रेफर कर रही हूँ, तो वो हमारा प्राइमरी सोर्स होगा। तो हम इसमें मेथोडोलॉजी में ये भी डिफाइन करेंगे कि ये हमारे प्राइमरी सोर्स होंगे, उनके लेटर्स, उनकी स्पीचेज, उनके ओरिजिनल राइटिंग्स, ये हमारे प्राइमरी सोर्स होंगे। बाकी अगला मैं कर सकती हूँ सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में जो लोगों ने उनके लिटरेचर को रेफर करके जो चीज़ें लिखी हैं या कुछ लोगों ने पहले से इस पर कुछ काम किया हुआ है, तो सेकेंडरी डेटा में मैं क्या क्या चीज़ें ले सकती हूँ। कोई भी आर्टिकल्स हैं जो उनके ऊपर लिखी गई हैं, उनके ऊपर कोई बुक्स लिखी गई हैं या उनके ऊपर किसी ने बहुत सारा काम किया, मैं उसका इंटरव्यू कंडक्ट करूँ उनसे। कुल मिला के सेकेंडरी में जो भी सेकेंडरी सोर्सेज हो सकते हैं जो डायरेक्टली उन्होंने नहीं लिखे हैं, तो जो मैं रेफर करूँगी वो हमारा सेकेंडरी डेटा होगा। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि सबसे पहले हम मेथोडोलॉजी बताएंगे कि हमारी किस टाइप की रिसर्च है। उसके बाद जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो डेटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे, उसके क्या मेथड होंगे वो हम बता देंगे कि ये प्राइमरी सोर्स होंगे, ये सेकेंडरी सोर्स होंगे। तो ये पूरा था मेथोडोलॉजी के बारे में। अब जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। तो बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में बताएंगे कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि अब उसको क्या नया कंट्रीब्यूट करेगी, उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। फॉर एग्जांपल, मैं अपने ही प्रपोजल से कुछ लाइंस पढ़ती हूँ जहाँ पे मैंने बताया है कि Aurobindo's political vision and idea on nationalism has deeper meaning. He never took nationalism in the sense of Hindu revivalism. लास्ट की आप लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ और क्लियरली समझ में आएगा that in today's world where ethical and moral considerations in politics are often debated, Aurobindo's emphasis on the spiritual foundation provides a unique perspective. तो क्लियरली यहाँ पे आपको पढ़ने से पता चल रहा है कि ये जो मेरा पूरा स्टडी है इसका जो है ये सिग्निफिकेंस आपको समझाएगा कि मेरी स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको यहाँ पे ये डिफाइन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा पैराग्राफ में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला आपका स्टेप है वो है चैप्टराइजेशन। तो यहाँ पे आप एक टेंटेटिव चैप्टराइजेशन करेंगे जहाँ पे आप बेसिकली चैप्टर्स बताएंगे कि जो आपकी थीसिस होगी तो उसमें क्या क्या चैप्टर्स होंगे। तो इसमें आप 4 से 5 या 6-7 चैप्टर्स, उससे ज़्यादा नहीं, इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि माय रिसर्च विल टेंटेटिवली कंप्रोमाइज ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स। क्या क्या उसमें चैप्टर्स रहेंगे, सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शन है, उसके बाद दूसरे चैप्टर में मैं बताऊंगी उनका आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म, तीसरे चैप्टर में बताऊंगी डीकोलोनाइजेशन के बारे में। तो जो भी आपका टॉपिक है उसमें से उनके जितने भी जो भी आपके सब टॉपिक्स बन सकते हैं तो वो आपको उसमें आइडेंटिफाई करने हैं और अलग अलग चैप्टर्स वो आपको बताने हैं। तो 5-6 चैप्टर्स आपको, टेंटेटिव है ये, कोई फाइनल नहीं है कि यही फाइनल हो जाएगा, आगे जाके बहुत सारे चेंजेस इसमें होंगे। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जो भी आपके सुपरवाइजर आपको अलॉट होंगे तो वो आपके कई सारे चेंजेस इसमें कराएंगे। तो टेंटेटिव चैप्टराइजेशन के बाद आपका एक छोटा सा आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, जिसमें आप बेसिकली जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है उसी को थोड़ा सा मोल्ड करके आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि मैं इस पर काम कर रही हूँ और ये गैप है, छोटा सा थोड़ा सा कंक्लूजन आपको एंड में दे सकते हैं। और सबसे एंड में आती है आपकी अब रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस जो हैं वो काफ़ी वेरी कर सकते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जो है अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन से फॉर्मेट में रेफरेंसेस जो हैं
एक्सेप्ट किए जाएंगे। बेसिकली APA फॉर्मेट में जो है हम रेफरेंसेस लिखते हैं और मोस्ट ऑफ दी मतलब इंडिया में तो APA फॉर्मेट ही सबसे ज़्यादा चलता है। तो APA फॉर्मेट में जो है आप रेफरेंसेस जो है साइट कर सकते हैं। अब रेफरेंस आपको कैसे लिखना है ये तो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, ये हम डिटेल में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ। जब आप गूगल स्कॉलर से जहाँ से भी आप अपने पेपर्स डाउनलोड करेंगे ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है जहाँ से आप साइटेशंस जो है एज इट इज़ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी पेपर आपने रेफ़र किया है उसको आप साइट कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल आपने जो बनाया है उसमें जितने भी पेपर्स, जितने भी बुक्स को आपने रिव्यू किया है, जो भी रेफ़र किया है, तो वो सारा आप रेफरेंसेज में डालेंगे। कम से कम ज़्यादा नहीं, 10, 12, 15 तक आप रेफरेंसेज आपने लिख सकते हैं। रेफरेंसेज ऐसा ना करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है ऐसे करते हैं कि 20-30 रेफरेंसेज लिख देते हैं और जब इंटरव्यू में उनसे उस पर सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आपने ये पढ़ा है तो इसमें बताइए आपने क्या पढ़ा है, तो वो वहाँ पे आंसर नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारे आपको रेफरेंसेज लिख देने हैं और फिर बाद में आपको पता ही ना हो कि आपने जो रेफरेंस डाले हैं वो एक्चुअल में पढ़े ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपने पढ़ी हैं चीज़ें वही आप रेफरेंसेस में डालिए। रेफरेंसेस कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये होना चाहिए कि आपने वो प्रॉपर चीज़ पढ़ी है, ताकि अगर उसके ऊपर सवाल बने इंटरव्यू में उसका आप आंसर दे पाएँ। तो रेफरेंसेस हो गए आपके। तो ये ही था पूरा जो है रिसर्च प्रपोजल का एक ओवरव्यू। बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस था और इसको बनाने में आपको ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते में भी आप बना सकते हैं। सबसे पहला काम आप करिए, आप जो है जो भी टॉपिक आपने चूज़ किया है उसके जितने भी रेलिवेंट पेपर्स हैं, कोशिश करिए कि अभी जो लेटेस्ट पब्लिश हुए हैं पेपर्स उन्हीं को आप रेफ़र कीजिए। तो जो भी पेपर आप सबसे पहले पेपर डाउनलोड कीजिए, उनको पढ़िए और रिसर्च गैप फाइंड आउट कर लीजिए। एक बार जब आपको रिसर्च गैप आइडेंटिफाई आप कर लोगे ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लिटरेचर रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसको आप थोड़ा सा अच्छे से करिएगा 4-5 पेज के अंदर। बाकी ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चंस ये बहुत इजीली आप जो है कर लेंगे, लिख लेंगे। तो यही था हमारा पूरा रिसर्च प्रपोजल का ओवरव्यू, कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। हमने सारी चीज़ों को डिटेल में समझा है, एक एक करके हमने जाना है कि इस तरीके से आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, वो आप कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। तो अभी मैंने ये भी सोचा है कि हम रिसर्च के ऊपर पूरा एक सीरीज़ चलाएंगे सारे, यानी कि जो भी आपके डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो हम पूरा रिसर्च का सीरीज़ चलाएंगे। अभी 2-3 वीडियो इसके ऊपर हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि PhD बेसिकली क्या होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि PhD क्या होती है, किन लोगों को करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए या कैसे करते हैं, तो अगर वो चीज़ समझना है तो उसके ऊपर भी वीडियो आ चुका है, वो आप देख सकते हैं। बाकी हमने टॉपिक कैसे चूज़ करें इसके ऊपर भी हमारा एक वीडियो हो चुका है। इंटरव्यू के ऊपर हमारा वीडियो हो चुका है और अभी रिसर्च प्रपोजल के ऊपर भी हमारा ये वीडियो आज होने वाला है। तो इस तरीके से हम पूरा एक सीरीज़ तैयार करेंगे। बाकी अगर आप और किसी टॉपिक पे भी चाहते हैं अगला वीडियो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम इस तरीके से सारे रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ओके गाइज, बाय, थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।